दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार शर्मा, आपका दोस्त, आपका साथी। और आज आपसे कुछ खास बात करने आया हूं और ख़ास बात करने आया हूं प्रथम सर्वे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रथम सर्वे के बारे में। प्रथम सर्वे हमें किसका करना चाहिए, कौन हमारा राइट प्रोस्पेक्ट है, किस तरीके से करना चाहिए, कौन से वो तरीके हैं जिससे हम सही व्यक्ति को पहचान सकें, सही व्यक्ति का चयन कर सकें। जी हाँ, तो सबसे पहले हम किसी भी गांव में जाएं तो वहाँ पे जो सबसे पहला जो हमारा एक प्रोस्पेक्ट है, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं, वो है हमारे उस गांव के ग्राम प्रधान। सेकंड नंबर पे हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो हैं हमारे कोटादार, राशन डीलर। तीसरे नंबर पे हमारे जो प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं वो हैं, हर गांव में बहुत सारे डेयरी संचालक हैं, जो भी डेयरियों का संचालन करते हैं वो हो सकते हैं। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कुछ मल्टीपल दुकानदार होते हैं जो बहुत सारे एक ही दुकान पे बहुत तरह का माल बेचते हैं, वो भी आपका एक राइट प्रोस्पेक्ट हो सकता है। साथ साथ में आपके उस गांव में कुछ रिटायर्ड पर्सन जिन्होंने अभी जल्दी में रिटायरमेंट लिया है, आप उनको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उनके पास में हैं। और ये प्रथम सर्वे के लिए क्या क्या चीज़ों की मेन आवश्यकता है, मैं थोड़ी सी आपसे वो बात करूँगा। प्रथम सर्वे के लिए कुछ क्राइटेरिया है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम सर्वे जिनका भरना है, जैविक कृषि केंद्र हमें जिसको देना है, उसके लिए कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो उनके पास में होनी चाहिए। सबसे पहली जरूरी चीज़ है, उस व्यक्ति के पास में पैसा होना चाहिए। जी हाँ, पैसा होना चाहिए, क्योंकि व्यापार करने जा रहा है, पैसा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे करने की इच्छा होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे उसको व्यापार को संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। चौथे नंबर पे उसके पास में दुकान होनी चाहिए। पांचवें नंबर पे वो व्यक्ति सामाजिक होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को जब केंद्र दें तो एक चीज़ को एनालिसिस करें, और वो है बेंट एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, बेंट एनालिसिस। बी, बजट। क्या उस व्यक्ति के पास में बजट है? क्योंकि एक व्यापार करने जा रहा है तो एक बजट लगता है, उसके पास में है। ए, एन अथॉरिटी। क्या उस व्यक्ति के पास में उसका डिसीजन को लेने की अथॉरिटी है? क्या मैं उसी व्यक्ति के पास में बैठा हुआ हूं कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी पर्सन है? एन, क्या उस व्यक्ति को नीड है? जिस काम के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस काम की नीड है उस व्यक्ति को? टी, टाइम। क्या इस व्यक्ति के पास में समय है? कहीं ऐसा तो नहीं सारी चीज़ें हैं लेकिन टाइम नहीं है, वो कहीं और एंगेज रहता है? तो ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से बेंट एनालिसिस करना है, तब उस व्यक्ति के सामने हमें अपने सर्वे को कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, बेंट एनालिसिस करने के बाद में अगर आप सर्वे फार्म भरेंगे तो आपका जो कन्वर्ट होने का रेशो है वो और थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, वो और अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त हैं कि 20 सर्वे में से एक सेंटर निकाल पाते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनके 30, 35, 40 में एक सेंटर आता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे भी कुछ लोग साथियों को जानता हूं जो 7, 8 में भी उनकी एक क्लोजिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ये बेंट को अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं। बेंट एनालिसिस उनका अच्छा है, वो देख लेते हैं पार्टी के पास में बजट है, अथॉरिटी है, यही व्यक्ति है डिसीजन मेकर, जो भी लेगा ये डिसीजन लेगा। नीड है वहाँ इसको काम करने की, इसका बच्चा खाली है या ये कुछ काम करना चाहता है, वो उनको नीड को पहचान लेते हैं। तीसरा, उसके पास वो देख लेते हैं टाइम है काम को करने की। तो अगर आप इसमें समय लगाएंगे, इस चीज़ में थोड़ा सा समय लगा लेंगे, तो जो आपकी सक्सेस है वो थोड़ा सा और नज़दीक आ जाएगी, वो आपके पास में और थोड़ी सी तेजी से बढ़ के आएगी। तो बेंट एनालिसिस करने के बाद में ही आपको किसी भी व्यक्ति का सर्वे कंप्लीट करना है। और राइट प्रोस्पेक्ट कौन है, मैंने 5-6 कैटेगरी बताई, बाकी सारे लोग हमारे राइट प्रोस्पेक्ट हैं, क्योंकि अनजान लोगों के साथ में व्यापार कर रहे हैं। किसी के भी साथ में हम व्यापार कर सकते हैं, बस बेंट के अंदर हमारा वो फिट बैठना चाहिए व्यक्ति। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि सर्वे कैसे कंप्लीट करना है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के पास में जाएं, उनको पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। सर नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है और मैं बायोवेल ऑर्गेनिक से आया हूँ। तो सबसे पहले आपको उनसे परमिशन लेनी है। क्या सर आपसे 5 मिनट बात हो सकती हैं? 10 मिनट में बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ? और जब किसी भी व्यक्ति को आप नॉक करते हैं और उससे परमिशन लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा, नहीं भाई साहब आप आगे चले जाइएगा। वो आपको सम्मान के साथ में बैठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा। तो आप उनके यहाँ पे बैठिए। जब आप बैठते हैं तो आपने, क्योंकि पहले उद्देश्य बता दिया था मैं कहाँ से हूँ, बायोवेल से हूँ, तो वो पूछेंगे हाँ जी भाई साहब बताइएगा आप।
अब आप बताइएगा क्या बात करनी है। तो अब आप अपनी बात को कहाँ से शुरू करेंगे? जो भी सर्वे फार्म पे जो लाइनें लिखी हुई हैं आप उन्हीं लाइनों को एज इट इज उपयोग में लाएंगे, एज इट इज प्रयोग करेंगे, कोई भी बदलाव करने की इसमें कोशिश ना करें। तो मैं उन लाइनों को आपको साथ बोल के बताता हूँ कि कैसे उस व्यक्ति का आपको सर्वे करना है। तो सर जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने खेती को जहर मुक्त करने के लिए जो पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत जैविक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है और केमिकल को बैन किया जा रहा है। सर कई राज्यों में पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है, अन्य राज्यों में बहुत तेजी से काम चल रहा है। सर हमारी संस्था उसी मिशन के अनुसार काम कर रही है। सर जैविक को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम पंचायत पे केवल एक जैविक कृषि केंद्र खोला जा रहा है, जिसमें अभी सर 15 से लेके 20% मासिक बोनस का एक अतिरिक्त लाभ आया हुआ है। तो सर एक छोटे से सर्वे फार्म के लिए कुछ जानकारी चाहिए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं या पूछ सकती हूं? ये है हमारा सही तरीका, पूरा उस लाइन को बात करके हम उससे परमिशन लें, मैं पूछ सकता हूं। और जैसे ही उनकी परमिशन आती है बिल्कुल हाँ जी आप बात करिए, आप हमसे पूछिए, तो हम उनसे फिर उनका कंप्लीट सर्वे करेंगे। सर्वे में क्या क्या, पहले कुछ चीज़ों में उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके नाम को हम जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके गाँव का नाम, आपका गांव सर अकेला है या इसमें कोई और भी गांव लगता है, वो हम जानकारी लेंगे। सर आपके गांव किस ब्लॉक और तहसील के अंतर्गत आता है, ये हम जानकारी लेंगे। साथ में हम लेंगे कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। ये उनकी कुछ बेसिक जानकारी हमने इकट्ठी कर ली कि उनके गांव और उनका नाम पता, ये सारी बेसिक जानकारी, ये हमने बेसिक पता कर लिया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है और वो क्या है? सर आपके गाँव में जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे खेती होती है, वो रकबा कितना है? कितना रकबा है आपके यहाँ? जब इस सवाल को करते हैं तो बहुत सारे लोग सही से आंसर कर पाते हैं, बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर पाते। कारण ये है कि उन्हें नहीं पता होती कि उनके गांव में कितना रकबा है, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। हाँ कुछ लोग जानकारी रखते हैं, तो जब आप उनसे पूछते हैं तो कुछ लोग आपको सही एकदम से एग्जैक्ट बता देंगे कि 5000 बीघे, 6000 बीघे या 1000 एकड़, 1500 एकड़, 1200 एकड़। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसकी तो जानकारी नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे बताएं कि सर जैसा, क्योंकि मैं आपके गांव में आया हूं और मेरा काम सर्वे करने का, तो जैसा मैंने आपके गाँव को घूम के देखा है, मुझे लगता है अब ये बात आप उस गाँव की थोड़ी सी देख के बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देंगे। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि 1000 से 1200 एकड़ के आसपास में आपका रकबा होना चाहिए, और इसमें आप फिक्स ना कर दें कि इतना ही रकबा है। तो जब आप ये बोलेंगे तो वो एग्री करेंगे, हाँ इतना तो होगा, बिल्कुल होगा। तो सर 1000 एकड़ मान लेते हैं, तो आप वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप अपने फार्म में अंकित कर दीजिए 1000 एकड़। उसके बाद में अगला सवाल, अच्छा सर यहाँ जो कौन कौन सी फसलें होती हैं, आपका जो रकबा है उसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो वो व्यक्ति बताता है भाई गेहूं होता है, धान होता है, मक्का होती है, गन्ना होती है, कुछ सब्जियां भी बोई जाती हैं, आलू भी बोया जाता है। वो जो भी फसलें बताते हैं आप उनको नोट डाउन करते चले जाएं। फिर उससे अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर यहाँ पे मुख्य फसलें कौन सी हैं? मल्टीपल फसलें होती हैं, बात समझ में आ गई, लेकिन उसमें से मुख्य फसल कौन कौन सी हैं? तो वो जो भी फसल बताते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इसके पीछे एक लॉजिक है, इसको जानने के पीछे एक लॉजिक है। हम उस गाँव के बारे में ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो कैसी लागत यूज करते हैं, कैसा लागत लगाते हैं। आपने देखा होगा कि एक गांव में नॉर्मल गेहूं और मक्का की जो फसल होती है वो बड़ी नॉर्मल लागत में हो जाती है, तो इसका मतलब लागत कम है, वहाँ पे खपत कम है माल की। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें, बहुत सारे गांव आपने ऐसे देखोगे जो आलू, धान और मक्का करते हैं, यानी कि लागत बढ़ जाती है। जहाँ पे आलू के किसान हैं वहाँ पे लागत काफ़ी बड़ी मात्रा में आती है। कुछ किसान गांव आपने देखोगे जहाँ पे सब्जियों की खेती होती है, वहाँ पे लागत और बड़ी हो जाती है। कुछ गांव आपने देखोगे जहाँ पे गन्ना की खेती होती है, वो भी अच्छी लागत वाला गांव है। यानी कि इससे हमें एक आइडिया लग जाता है इस गांव में जो किसान हैं वो कैसी लागत लगाते हैं, उनसे ये पूछ लेंगे। और अब होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उनसे थोड़ा सा खेती के बारे में अनुभव जानेंगे। वो कहते हैं हाँ जी मैं खेती करता हूँ, तो हम उनसे बिल्कुल एक सवाल पूछेंगे, तो सर आपके हिसाब से 1 एकड़ में 10,000 रुपये की तो लागत पूरी साल में आई जाती होगी, एग्री कराना है पहले उसको। तो कहता हाँ 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 बिल्कुल 10,000 तो आ जाती है, हाँ आ जाती है, ठीक है। तो सर आपके हिसाब से 10,000, 1 एकड़ में अगर 10,000 रुपये की लागत मान लें तो पूरी साल में लगभग आपने बताया कि 1,000 एकड़ का रकबा है, 10,000 रुपये की लागत आ रही है, तो 1 करोड़ रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर जहर
आपकी ग्राम पंचायत में, आपके नज़दीकी मार्केट से, जहाँ से भी लोग लेके आते हैं वहाँ से आज आपके गांव में आ रहा है। तो जब व्यक्ति ने दोनों चीज़ें एकदम सही हैं, लगभग में रकबा सही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लागत बिल्कुल सही है, तो कोई भी आदमी एग्री करेगा उसको, बोले हाँ जी बिल्कुल इतना तो है। सेकंड नंबर का सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, तो सर इसका मतलब हुआ कि हर महीने अब आपको क्या करना है, टोटल को पूरे साल के जो महीने होते हैं 12 उनसे डिवाइड कर देना है। यानी कि अब कितना, 1 करोड़ बटे 12 महीने होते हैं तो बटे 12 में उसको डिवाइड करके दिखाना है। अब हमें क्या दिखाना है, महीने की अपॉर्चुनिटी दिखानी है। पहले हमने पूरे साल की अपॉर्चुनिटी दिखाई कि 1 करोड़ रुपए का आसपास का व्यापार आपके गांव में होने की संभावना है। अब इसको महीने में लेके जाएंगे, बटे 12 जब आप करेंगे तो वो महीने का निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हुआ सर 8 से 9 लाख रुपए महीने की अपॉर्चुनिटी आपके गांव में है। या इसको इस तरीके 8 से 9 लाख रुपए का जहर आज भी आपकी ग्राम पंचायत में हर महीने कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो जब आप ये बात करेंगे, इसको एक और मैं उद्देश्य बता दूं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। हम ये क्या कर रहे हैं, हम उसको अपॉर्चुनिटी डाल रहे हैं माइंड में। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी डालना है कि इतनी बड़ी संभावना है आपके गांव में, और ये क्वेश्चन आगे बहुत काम करेगा। तो इतनी बड़ी संभावना है सर, तो आपने उनसे ये पूछा, फिर इससे आगे बढ़ेंगे, बोले हाँ बिल्कुल इतना है सर, और इससे ज़्यादा ही आता होगा क्योंकि आजकल लोगों में होड़ लगी हुई है। बोले बिल्कुल सर। अब 10वें नंबर का सवाल, 11वें नंबर का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा और उसी तरीके से आप उसको प्रयोग करिएगा। तो सर आजकल जिस तरह खेतों में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है और उसके जो खतरनाक परिणाम आ रहे हैं, इसके लिए आप निम्न से सर किसको जिम्मेदार मानते हैं? ए, सरकार की गलत नीति। और यहाँ कह के आपको थोड़ा सा रुक जाना है। जब आप रुक जाएंगे तो उसको मौका दीजिएगा, वो कुछ व्यक्ति वो अपनी बात रख सके। अब वो व्यक्ति अपना जवाब देगा। तो बहुत सारे लोग इसको एग्री करते हैं, हाँ जी सरकार की गलत नीति है, अगर सरकार इस चीज़ को बंद कर दे, इस पर बैन कर दे, ये मिले ही ना, तो लगा ही नहीं पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, और वो एग्जाम्पल के साथ में कहते हैं जी सरकार की गलत नीति नहीं है, ये तो हमारे हाथ में है कि हमको इसको लगाना है या नहीं लगाना है। वो कई बार ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, मैंने कई बार ऐसे एग्जाम्पलों को फेस किया, वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। बोले सर आप देखें तो एक ठेका है, दारू का ठेका है, उसके सामने एक व्यक्ति फल बेच रहा है। अब ये मेरे हाथ में है कि मेरे कदम दारू के ठेके की तरफ जा रहे हैं या फल के ठेले की तरफ, तो ये तो हमें सोचना है। दोनों चीज मार्केट में है, तो इसी तरीके से सर सरकार की गलत नीति नहीं कह सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, जो भी वो कहते हैं राइट। अगर वो कहते हैं हाँ जी सरकार की गलत नीति राइट, वो कहते हैं नहीं तो रॉन्ग का निशान मारना है, फिर उससे आगे बढ़ना है। अगला सवाल, सर रासायनिक उत्पादों के विक्रेताओं को हर जगह फैला हुआ जाल, क्या ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं? तो बहुत सारे लोग नहीं, 100% लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है कि, और वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि साहब हमारे ही गांव में देख लो 1 से 2 दुकानें हमारे यहाँ केमिकल की, और सब छोटी से शुरुआत करी थी, आज बहुत बड़ी दुकान हो गई है। तो आप इसको एग्री करेंगे। उससे आगे फिर अगला सवाल करेंगे, सर क्या आपको लगता है जैविक उत्पादों की हर जगह उपलब्धता ना होना ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग जैविक की तरफ नहीं आ रहे हैं? तो इसको भी लोग कहते हैं बिल्कुल जी जैविक के बारे में भाई साहब मिलता ही नहीं है। और मैंने ऐसे एग्जाम्पलों को फेस किया है कि सर जैविक वाले एक बार आए थे, हमें रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन दोबारा जैविक मिला ही नहीं। तो ये भी लोग आपको बताएंगे। फिर उससे अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सर किसान ठीक से जागरूक नहीं है जिसकी वजह से रासायनिक उत्पादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये भी कोई कारण है? तो यहाँ जब आप इस सवाल को बात करेंगे तो बिल्कुल लोग आपको खुल के जवाब देंगे, साहब होड़ मची हुई है, लोगों में ज़्यादा की होड़ है, एक दूसरे से होड़ मची हुई है, लोग ज़्यादा के चक्कर में कुछ भी डालने को तैयार हैं। तो ये बात एकदम सही है, आप राइट का निशान लगा देंगे। और उससे अगला सवाल है, सर किसानों के मन में ये भ्रांति है कि रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा जैविक उत्पादों का रिजल्ट कम या देर से आता है, तो ये भी कोई कारण आपको लगता है कि लोग जैविक की तरफ रुझान कम हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भिन्न भिन्न अनुभव मिलता है। कुछ जगह मैंने ऐसे अनुभव देखे जहाँ पे लोग बिल्कुल एग्री करते हैं कि साहब एक बार हमने जैविक लगाया था लेकिन वो उतना खतरनाक बेकार निकला कि हमें बहुत नुकसान हो गया, कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक अच्छी बात बता दूं, बहुत सारी जगह मुझे ज़्यादा जगह ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, हमने जैविक लगाया था, रिजल्ट बहुत शानदार आया था, लेकिन द्वारा जैविक उत्पाद मिल नहीं पाए जिसकी वजह से हम इसको रेगुलर नहीं कर पाए। तो जो भी वो बात कहते हैं आप इसको
एग्री करेंगे या उन्होंने राइट या रॉन्ग, जो भी उन्होंने बोला है। उससे अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और कारण हो तो आप हमें बता सकते हैं, और आप रुक जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने देखा है, जब इतने सारे सवाल आप उनसे कर लेते हैं तो उनके पास में इससे अलग कोई सवाल नहीं बचता है। वो यही कहता है साहब यही सारी बातें सही हैं जो आपने बताई हैं और कोई कारण नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है। अब उनसे आते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। तो सर आपके गांव में कुछ मजबूत लोग हों जो व्यापार करना चाहते हों, जो जैविक कृषि केंद्र दे सकते हो, तो उनके बारे में आप मुझे बता दीजिए। और अगर सर आप करना चाहते तो बताइए, मैं आपको पूरी जानकारी दूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल को करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको सवाल करना है, आप पहली अपॉर्चुनिटी, क्या आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, किसी के बारे में आप मुझे बताएं, लेकिन इतने ही पूछें। दूसरा ऑप्शन उनके सामने तुरंत फेंक दें कि सर अगर आप चाहते हैं तो आप बताइए, मैं आपको इसकी जानकारी दूं। क्यों? अगर आपने केवल ये छोड़ दिया सवाल कि आप मुझे दूसरे लोगों के बारे में बता दीजिए, तो हो सकता है कि उनके माइंड में जो विचार चल रहे हो वो तुरंत आपको बता दें, जी राम सिंह, श्याम सिंह, फलाने सिंह लिख लीजिए। तो आपको ये सवाल बड़े सोच समझ के और बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्या करना है, एक हल्का सा पॉज लेना है, ज़्यादा बड़ा पॉज नहीं लेना है। तो उसके आगे तो जैसे ही वो कहते हैं नहीं ठीक है आप हमें बताइए, हमें इसकी जानकारी दीजिएगा, तो आप उनको बताएंगे, तो उनसे अगला सवाल करेंगे, सर इसके लिए एक अच्छी लोकेशन पर दुकान की आवश्यकता होगी, क्या आपके पास में अपनी है या आप किराए की लेंगे? तो जो भी वो आंसर करते हैं उनके पास में अपनी होंगी तो वो बता देंगे नहीं हमारे पास अपनी दुकान है, हम उसी में खोलेंगे। या वो कहते हैं कि नहीं ठीक है भाई अपनी तो नहीं है लेकिन हम किराए की ले लेंगे। तो आप एक सवाल वहाँ कर सकते हैं, सर आपके गांव में किराए की क्या खाली दुकान है? तो ज़्यादातर गांव में अब दुकानें बनने लगी हैं, तो बता देंगे हाँ दुकान उपलब्ध हो जाएगी। ओके सर, तो उसको लिख दीजिएगा अपनी है या किराए की है। उसके बाद में सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, सर आप या आपके परिवार में से दुकान कौन संभालेगा, आप या आपके परिवार में से कोई और? तो जो भी वो आपको बताते हैं वो कहते हैं कि नहीं ठीक है मैं ही संभालूंगा या कोई और संभालेगा। अगर आप ग्राम प्रधान से बात कर रहे हैं तो आप उनसे यहाँ पूछ सकते हैं कि सर आप प्रधान हैं, बिजी रहते हैं, तो आप बताइए कि इसको कौन संभालेगा। तो इनसे आप एक बार थोड़ा सा पूछ सकते हैं, तो आप उनसे पूछिएगा। और उससे अगला सवाल है, सर आपकी ग्राम पंचायत में जान पहचान कैसी है? तो जो व्यापार लेने की आप बात कर रहे हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में जान पहचान कैसी है, तो कोई भी व्यक्ति कहता है बड़े सीने पे हाथ मार के, अरे साहब बढ़िया है, आप हमारे बारे में किसी भी कोने पे आप पूछ लीजिएगा, हमारी जान पहचान बहुत शानदार है। आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सर इस केंद्र को लेने के लिए फाइनल निर्णय आप ही लेंगे या परिवार में से कोई और लेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको बहुत ध्यान से करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के पास में बैठे हैं, जो अथॉरिटी है, जो पैसे की अथॉरिटी है उनके पास में नहीं है, वो करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसे की अथॉरिटी उनके हाथ में नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनसे ज़रूर पूछें कि इसका डिसीजन आप ही का होगा या परिवार में से किसी और व्यक्ति का डिसीजन होगा। तो आप इस सवाल को करें, वो जो भी बताते हैं कि नहीं ठीक है डिसीजन मेकर मैं ही हूँ और मैं जो डिसीजन ले लेता हूँ वो फाइनल है। ओके सर, ठीक है। उससे अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर इस केंद्र को लेने के लिए आप लगभग कितना निवेश कर सकते हैं? आपको ये सवाल उनसे पूछना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है और मैंने इसमें बहुत सारे लोगों के सर्वे को ऐसे देखा है कि वो अपनी तरफ से भर देते हैं। जब प्रॉस्पेक्ट से सेकंड राउंड की कॉल होती है, हमारे कोऑर्डिनेटर कॉल करते हैं तो वो कहते हैं साहब पैसे के बारे में तो बात ही नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे पैसा अंकित है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल को आपको उनसे पूछना है। और यहाँ पे भी भिन्न भिन्न बात हो जाती है। जब आप पूछते हैं तो कई बार मौका ऐसा आता है कि वो प्रॉस्पेक्ट आपके जो गेंद है आपके पाले में डाल देता है। आप बताइए कितना लगाना है, बताओ कम से कम बताओ कितना लगाना है, हम लगा देंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जल्दीबाजी कर जाते हैं और वो उनको वो राशि बता देते हैं, 1,70,000, 1,38,000, 2 लाख, जो भी मतलब उनके आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो राशि बता के आते हैं जो केंद्र की राशि है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि यहाँ कभी भी आप अपनी तरफ से राय ना दें। अगर आपको राय देनी है तो उसका देने का एक तरीका है। क्या तरीका है? आप तुरंत जाएं, उनके गांव का रकबा कितना था,
उनके गांव में पूरी साल में कितने का व्यापार हो रहा है, कितने का टर्नओवर है और महीने में कितना हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन आप दिखा के अगर उनको सही रास्ते पे लाएंगे तो एक सही अमाउंट तक आप पहुंच पाएंगे। मालूम पड़ा आपने उनको 1,70,000 की अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन वो व्यक्ति व्यापार में 3 से 4 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार था, तो आपने क्या करा, अपने आप को डाउन कर लिया। तो ऐसा कभी नहीं करना है। कैसे करना है, अब वो पूछते हैं कि आप ही बताओ कम से कम कितना करना है। पहली बात, आप उनके गेंद को हमेशा उनके पाले में रखें। लेकिन अगर वो आपको ज़्यादा अप्रोच करते हैं तो आपको दूसरे बहुत सिंपल तरीके से जवाब देना है। सर, जैसा हमने अभी पीछे देखा कि आपके गांव का जो रकबा है वो 1,000 बीघे, यानी कि 1 करोड़ रुपए का हर साल आपके यहाँ पे उत्पाद कहीं ना कहीं से आते हैं। महीने में भी अगर सर बात कर लें तो 8 से 9 लाख रुपए की आपके यहाँ पे उत्पाद कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। सर, मैं जानता हूँ कि अभी एकदम से इसमें सारे के सारे लोग हमारे साथ में नहीं अटैच हो जाएंगे, लेकिन सर कम से कम, अगर कम से भी कम रेशो मान लें 15 से 20 से 30% लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो भी सर हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए की बिक्री आपके यहाँ पे हो सकती है। तो सर आप खुद समझ सकते हैं कि 2-2.5 लाख रुपए की बिक्री के लिए आपको कितना निवेश करना चाहिए। अब आपने उनको एक हल्का सा आइडिया दे दिया, उनके माइंड में बिल्कुल बात आ गई कि हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए की अगर मेरे यहाँ से सेल होगी तो उसके लिए 2-2.5 लाख रुपए तो लगाना पड़ेगा, 3 लाख रुपए तो लगाना पड़ेगा। फिर वो आपको इजीली बता देंगे हाँ ठीक है, 2.5 से 3 लाख रुपए हम निवेश कर देंगे। तो आपको इस तरीके से उनकी मदद करनी है, आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है 1,70,000, 2 लाख, 2,000, इस तरीके से कोई भी बात आपको नहीं करनी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक बड़ी रकम, वो उनको एक पिक्चर दिखाते हैं व्यापार की, आप उनको व्यापार की पिक्चर बताइए, अपॉर्चुनिटी दिखाइए, वापस लेके जाइए उनके गांव के रकबे के ऊपर, वापस लेके जाइए लागत के ऊपर। इन सारी चीज़ों पे जब लेके आएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब उस अपॉर्चुनिटी को दिखाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि व्यापार में कितना पैसा लगाना चाहिए, और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट वो आपको खुद बताएंगे कि हाँ इतना पैसा तो मैं लगा ही दूंगा। उससे अगला सवाल है, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे, अंकित कर दीजिए फटाफट से उस सर्वे फार्म में। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर अब आपका फार्म अपने अप्रूवल के लिए मैं अपने सीनियर अधिकारी के पास में भेजूंगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सारे फार्मों में से उन्हें किसी एक का डिसीजन करना होता है, एक का चुनाव करना होता है। यदि आपका फार्म सेलेक्ट हो जाता है तो आप जल्दी से जल्द कब तक इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सर इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा जल्दी करनी है। तो सर आप मुझे बताइए, 1 हफ्ते के अंदर या हफ्ते या 10 दिन के अंदर तो आप इसको फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पे इतना ही समय देना है। अगर वो पार्टी कहती है महीना 2 महीना, तो आपको कोशिश करना है उसको 1 हफ्ते के अंदर लेके आने का। हफ्ते 10 दिन की कहानी ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर हफ्ते 10 दिन से कहानी ऊपर जाती है तो मैंने देखा है कि वो चांसेस उसको बहुत कम हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर का ही समय उसके फार्म के अंदर होना चाहिए, और आप उनसे ये भरवाएंगे, उनके सामने करेंगे, फिर उनके सिग्नेचर कराएंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट डालेंगे, और फिर चलते चलते उनसे एक अपील करेंगे, सर नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार था, और सर मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप इसको अंकित कर लीजिए, डाउनलोड करिए, उस फार्म पे लिख के दे के आइए कहीं पे। और अगर आपको कहीं पे भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से इस नंबर पे बात करके मेरे से कोई भी बात कर सकते हैं। और फिर माय डियर फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे समय नहीं लगाना है, बस इतना ही समय वहाँ पे देना है। इस समय को आप वहाँ पे लगाइए और फिर वहाँ से आप फटाफट से निकल जाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा समय आपने लगाया तो फिर बहुत सारी बातें पूछेंगे, क्या लाभ मिलता है, कैसे मिलता है, मतलब आपको समय को वो किल कर देंगे। तो आपको इतना समय वहाँ पे देना है और तुरंत के तुरंत वहाँ से निकल जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सही तरीका है, एक सही सर्वे फार्म का। सही प्रोस्पेक्ट को चुनिएगा, सबसे पहले बेंट एनालिसिस करिएगा, और सही तरीके से सही क्रम में उनकी सारी इंफॉर्मेशन को आप फार्म में अंकित करिएगा, जिससे कि आपके जो सक्सेस का रेशो है वो बढ़ता चला जाए और धीरे धीरे आपके हर फार्म में एक सेंटर निकलता जाए। मेरी ऐसी शुभकामनाएं। तो ओके फ्रेंड्स, जय बाय वेल, जय हिंद।